गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है आप देख सकते हैं इंडियन क्लासिकल डांस यानी कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य। आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका मेनली कहाँ का पार्ट है, तो ये आपके आर्ट एंड कल्चर का पार्ट हो जाता है, ठीक है। इसको आप अपने अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम डांस की बात करें, क्लासिकल डांस की बात कर रहे हैं ये टॉपिक, तो अगर आप एसएससी वगैरह एग्ज़ाम में देखेंगे तो वहाँ पर ये आपका स्टैटिक्स का पार्ट बन जाता है। वहाँ से कई सारे सवाल यहाँ से बनते हैं। फॉर एग्जांपल आपको डांस पूछेगा कि किस स्टेट से बिलोंग करता है या क्या इस डांस में है, जो बेसिक चीज़ें हैं। अगर आप मेंस की बात कर ले, यूपीएससी मेंस की बात कर ले, तो वहाँ पर भी आपको इससे सवाल बनते हैं। इवन प्रीलिम्स में भी स्टेटमेंट वाइज सवाल पूछा जाता है। कई बार डांस के पोस्चर्स दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि ये किस डांस को दिखा रहा है, दर्शा रहा है, ठीक है। तो ऐसे कई तरह के यहाँ पर सवाल यहाँ पर बनते हैं। तो आज हम लोग इंडियन क्लासिकल डांस के बारे में पढ़ेंगे। तो हम नृत्य की बात कर रहे हैं, तो पहले तो ये जान लीजिए कि क्या डांस जो है वो कोई नया है, नई चीज़ है, नई बात है, या फिर शुरुआती दौर से चला आ रहा है। तो याद रखेंगे, नृत्य के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो ये माना जाता है कि नृत्य जो है वो मानव की उत्पत्ति के साथ ही ये चला आ रहा है। इट मीन्स कि ये साथ ही है, कोई नई बात नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है। ये शुरुआती दौर से ही चला जा रहा है। बट वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन क्लासिकल डांस। तो इंडियन क्लासिकल डांस की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या भारत में डांस नया है या इसकी भी उत्पत्ति बहुत हज़ारों वर्ष से चली, ये भी हज़ारों वर्ष से चला आ रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, इंडियन क्लासिकल डांस जो है, तो डांस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो डांस भारत में आज से हज़ारों वर्ष पहले से ही चला आ रहा है, ठीक है। क्यों, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने हड़प्पा सभ्यता पढ़ रखा है तो आपने वहाँ पर भी देखा होगा कि अलग अलग शहरों में खुदाई हुई और अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ें मिली हैं वहाँ से। तो उसी तरह एक मोहनजोदाड़ो नामक शहर है और वहाँ से एक मूर्ति मिली है। और वो मूर्ति कैसी मूर्ति, किसकी मूर्ति है, तो वो नर्तकी की मूर्ति मिली है। क्लियर है, नर्तकी की मूर्ति। कैसे पता चल रहा है कि वो एक नर्तकी की मूर्ति है, तो वो जो मूर्ति का जो पोस्चर उसमें दिखाया गया है वो एक डांसिंग पोस्चर ही है। उससे पता चल रहा है कि ये क्या है। इससे हम पता लगा सकते हैं कि डांस आज से नहीं, हज़ारों वर्ष पहले से ही हमारे यहाँ चला आ रहा है, ठीक है। तो आपने उस मूर्ति को देखा होगा या फिर नहीं देखा है तो गूगल पर जाकर सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि वो किस टाइप, कैसा पोस्चर है। तो एक हाथ जो है वो सर पे दिखाया गया है और एक हाथ जो है वो कमर पे दिखाया गया है। तो वो एक दर्शा रहा है, वो क्या है, एक डांसिंग पोस्चर है, ठीक है। तो उससे पता चल रहा है कि ये क्या है, मतलब नृत्य जो है हमारे भारत में पहले से ही आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं डांस की, लेकिन किस तरह के डांस की बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं क्लासिकल डांस यानी कि शास्त्रीय नृत्य। तो ध्यान रखेंगे कि जब भी किसी भी चीज़ से किसी भी नाम से पहले अगर शब्द क्लासिकल दिख रहा है तो ये ध्यान रखेंगे कि इट विल बेस्ड ऑन डिसिप्लिन, इट विल बेस्ड ऑन डिसिप्लिन, ठीक है। और हमेशा, ठीक है, कोई एक दो दिन नहीं, ठीक है, हमेशा से ये डिसिप्लिन पर बेस्ड होगा। इसके अलावा रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, ठीक है। रूल्स एंड ये इसकी बेसिक फीचर्स है। अगर हम क्लासिकल शब्द की बात करें, जहाँ पर भी शब्द शास्त्रीय जुड़ जाता है, आप चाहे वो गाने की बात कर ले, आप कोई खेल की बात कर ले, किसी नृत्य की बात कर ले, तो अगर शास्त्रीय शब्द जुड़ रहा है इट मीन्स कि वो हमेशा से वो नियमबद्ध होगा। कभी भी नियम के विरुद्ध जाकर वहाँ पर काम नहीं होता है। आपने अगर शास्त्रीय संगीत सुन रखा होगा तो वहाँ पर भी क्या होता है, एक नियम होता है कि अगर कोई एक राग गा रहा है तो वो उस राग का क्या होगा, एक टाइम है गाने का, तो वो उसी टाइम में गाया जाएगा। उस राग में कुछ स्वर है जो यूज़ किए जाएंगे और कुछ स्वर है जिनको वर्जित किया जाएगा, तो वो वर्जित स्वर कभी भी यूज़ नहीं करेंगे वहाँ पर। तो वो क्या है, उस राग का जो भी नियम है हम उसको हमेशा फॉलो करेंगे, इसलिए उसको क्या कहेंगे कि वो क्लासिकल सॉन्ग है। या यहाँ पर भी जो डांस के जो नियम्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो फॉलो कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि ये एक क्लासिकल डांस है। आप देखते हैं डांस कई तरह के होते हैं, क्लासिकल हो गया, सेमी क्लासिकल हो गया, इसके अलावा आप फोक देख सकते हैं जो लोक नृत्य होता है, ठीक है। तो ऐसे कई तरह के डांस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो आप जैसे क्लासिकल मैंने बोला रूल्स एंड रेगुलेशन, इसके अलावा सेमी क्लासिकल
तो अगर वहाँ पर भी क्लासिकल लगा इट मीन्स कि उसमें भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, लेकिन उसके अलावा जब आप देख रहे हैं सेमी क्लासिकल है तो उसको ओवरऑल आप मतलब क्लासिकल रूप में देख सकते हैं, लेकिन वो पूरी नहीं होता है क्योंकि उसमें कुछ और चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड कर दी जाती है, इसलिए वो क्लासिकल नहीं रहता है, वो जो नियम है उससे थोड़ा हटकर और चीज़ें ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो याद रखें क्लासिकल की डिसिप्लिन एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस हमेशा ही होगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा इसको आगे बढ़ाते हैं कि क्लासिकल डांस की हम बात कर रहे हैं, तो क्लासिकल डांस जो है उसका उल्लेख जो है, आज हम लोग जो क्लासिकल डांस के बारे में जान रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो कहाँ से उसका उल्लेख मिलता है, ये जो डिस्कशंस हो रहे हैं, कर रहे हैं हम लोग, वो कहाँ से, इसका सोर्सेस क्या है। तो इसका सोर्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे अगर हम इसके सोर्सेस की बात करें कि इसका उल्लेख कहाँ से मिलता है इंडियन क्लासिकल डांस का, तो ये याद रखेंगे भरत मुनि द्वारा रचित नाट्यशास्त्र और आचार्य नंदिकेश्वर द्वारा रचित अभिनय दर्पण। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि जो सोर्सेस है हमारे पास वो भरत मुनि द्वारा रचित नाट्यशास्त्र, ये सवाल आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा होगा तो आपको पता होगा कि कितनी दफ़ा ये पूछा गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहले तो ये ध्यान रखेंगे, आपको ये भी पूछ सकता है कि नाट्यशास्त्र जो है वो किससे रिलेटेड है, तो ये ध्यान रखेंगे इंडियन क्लासिकल डांस, या आपको पूछेगा कि ये किसके द्वारा रचित है, किसने इसको लिखा है, तो भरत मुनि। ठीक है, और दूसरा ध्यान रखेंगे आचार्य नंदिकेश्वर द्वारा रचित अभिनय दर्पण। तो ये हमारे पास सोर्सेस है जिसके थ्रू हमें पता चलता है इंडियन क्लासिकल डांस के बारे में। ठीक है, इसका उल्लेख जो है, मतलब आप कह सकते हैं इसका उल्लेख कहाँ मिल रहा है, तो इन दोनों पुस्तक में। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग डांस की बात कर रहे हैं, क्लासिकल डांस की बात कर रहे हैं, तो क्लासिकल डांस अपने भारत में, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन क्लासिकल डांस, तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे कितने टाइप्स के डांस है। ठीक है, तो पहले ये जान लीजिए कि जो डांसेस है हमारे यहाँ, तो प्राचीन शैली में जो शुरुआती समय था उसमें जो भारतीय नृत्य शैली थी उसमें मुख्यतः 4 नृत्य ही प्रचलित थे, 4 शास्त्रीय नृत्य ही प्रचलित थे। तो वो कौन कौन से 4 नृत्य थे वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, एक आपका भरतनाट्यम, कथकली, उसके बाद कथक और मणिपुरी। ठीक है, याद रखिएगा कि शुरुआती दौर में, शुरुआती नृत्य शैली में, अगर हम प्राचीन नृत्य शैली की बात करें तो सिर्फ 4 क्लासिकल डांसेस थे। कौन कौन से? भरतनाट्यम, कथकली, कथक और मणिपुरी। लेकिन क्या आज भी 4 है? तो ये ध्यान रखेंगे। क्या इसके अलावा और भी शास्त्रीय नृत्य है? तो हाँ बिल्कुल है। तो इसके अलावा फिर बाद में जाकर 4 और नृत्य को ऐड किया गया एज ए क्लासिकल डांस यहाँ पे। ठीक है, तो वो 4 और नृत्य कौन कौन से हैं? तो 4 मैंने बोला कि 4 यहाँ है, प्लस 4 को फिर इसमें डाला गया, तो कितने हो गए टोटल 8। तो पहले आप 4 का नाम याद रखें, उसके अलावा भी हम कुछ डांस और देख लेंगे। टोटल डांस हम लोग लिख लेंगे कि कौन कौन से डांस है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको पहले बता दूँ, तो ये हो गया आपका कितना 8। तो आपको पूछा जाएगा कि टोटल इंडियन क्लासिकल डांसेस कितने हैं, तो आप क्या कहेंगे 8। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर आप और सब्र करेंगे और एक चीज़, एक पॉइंट और जानेंगे कि 8 की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये हम बात कर रहे हैं संगीत नाटक अकादमी। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, तो अगर हम 8 क्लासिकल डांसेस की बात कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू संगीत नाटक अकादमी यहाँ पर टोटल कितने डांसेस है, क्लासिकल डांसेस है? तो 8 है। ठीक है, अब
एक और नंबर, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, एक नाम मैं और लिखती हूँ यहाँ पे, संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय, ठीक है। तो देखिए संगीत नाटक अकादमी के अनुसार कितने 8 क्लासिकल डांस हैं, और संस्कृति मंत्रालय के अनुसार कितने क्लासिकल डांसेस माने गए हैं, कितने हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, तो इनके अनुसार अगर हम बात करें तो 9 है, ठीक है। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि एग्ज़ाम में क्या पूछेगा, हम 8 करेंगे कि 9 करेंगे। आपको एग्जामिनर जब भी पूछेगा तो वो पूरा क्लियर करके पूछेगा, पूरा क्लेरिफाई कर देगा वहाँ पर कि आपको पूछ रहा है वो किस तरह से, क्या इसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है तो आप 8 करेंगे, इसके अकॉर्डिंग पूछ, अगर आपके ऑप्शन में 9 नहीं है और डायरेक्टली पूछा है कि कितने टाइप्स ऑफ क्लासिकल डांसेस है तो आप इजीली 8 करेंगे। लेकिन 8 और 9 अगर दोनों इन्वॉल्व है आपके ऑप्शन में तो वो आपको क्लियर करके ही पूछेगा कि इसके अनुसार या इनके अनुसार, इसके अनुसार, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। तो मैंने बोला संस्कृति मंत्रालय के अनुसार 9 है, ठीक है। तो इसके अनुसार याद रखेंगे यहाँ पर जो 8 क्लासिकल डांसेस है वो इसमें भी इन्वॉल्व है, इस 9 में 8 तो वो है, मतलब संस्कृति मंत्रालय ने एक डांस को और क्या कर दिया, क्लासिकल डांस में ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये भी आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो कौन सा डांस है, छऊ, ठीक है। अब छऊ के बारे में एक चीज़ ध्यान रखें, मैं यहाँ पे यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको दिखेगा, छऊ डांस, ठीक है। तो यहाँ पर छऊ डांस की हम बात कर रहे हैं, तो फिर हम लोग छऊ के बारे में पढ़ेंगे जब हम डांस को पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर हम छऊ डांस की बात करें तो याद रखेंगे कि इसको संस्कृति मंत्रालय ने ऐड किया है। तो ये छऊ जो है ये लोक नृत्य था, ठीक है, ये एक फोक डांस था जिसको संस्कृति मंत्रालय द्वारा इन क्लासिकल डांस में ऐड कर दिया गया। तो ये ध्यान रखेंगे 8 और 9 का जो यहाँ पर ट्विस्ट है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर आपका इसका जो बेस है डांस का वो। अब हम लोग क्या करेंगे, इस डांस हमने 8 क्लासिकल डांस यहाँ देखा और एक यहाँ 9, तो हम लोग 9 पूरे डांस को एक तरफ में लिख लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो चलिए हम लोग और नृत्य को देख लेते हैं, ठीक है। इसको मैं रहने देती हूँ, 4 तो हमने पहले ही लिख लिया है, ठीक है, ये प्राचीन शैली के अनुसार है, ठीक है। उसके अलावा और 4 कौन कौन सा है, तो मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, ओडिसी और सत्रिया, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर 4 भरतनाट्यम, कथकली, कथक, मणिपुरी, ये तो है। इसके अलावा मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, ओडिसी और सत्रिया, कितने हो गए, 8 हो गए, ठीक है। प्लस ये याद रखेंगे संगीत नाटक अकादमी द्वारा अकॉर्डिंग उनके अनुसार, और +1 जो मैंने बोला बाद में जिसको ऐड किया गया छऊ नृत्य, ठीक है। तो टोटल 9 हो गया, 4 + 4 और एक बाद में ऐड किया गया छऊ, मतलब टोटल 9। तो हम टोटल 9 क्लासिकल डांसेस को पढ़ेंगे एक एक करके कि कौन कौन से डांसेस में क्या क्या चीज़ें हैं, क्लियर है, ठीक है। तो चलिए पहले आज हम लोग थोड़ा सा शुरुआत कर लेते हैं भरतनाट्यम से, पढ़ लेते हैं कि क्या है भरतनाट्यम और क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई है। और देखिए सबसे इसमें टफेस्ट पार्ट अगर बोला जाए तो कहाँ से होता है, तो जो स्टूडेंट्स होंगे जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उन्होंने ये चीज़ फील किया होगा कि अक्सर आपको जब मैच करने देता है तो क्या होता है कि जो साउथ के जो इधर वगैरह जैसे कथक वगैरह सब हम, या मणिपुरी है, ओडिसी है, ये सब हम इजीली रिकग्नाइज़ कर लेते हैं। लेकिन हम कहाँ फंसते हैं, जो साउथ के डांसेस होते हैं, भरतनाट्यम हो गया, आपका मोहिनीअट्टम हो गया, तो इस तरह के डांसेस में हम फंस जाते हैं, ठीक है। तो ये हम देखेंगे, इसको याद कर लेंगे कि कौन कौन डांसेस कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा आप देखेंगे जो ऑप्शन भी वैसा ही रहता है, साउथ के डांसेस रहेंगे और ऑप्शन भी साउथ के ही राज्यों को वहाँ पर पूछा जाता है ताकि आप बुरी तरह से फंस जाए, ठीक है। तो हम लोग अभी पढ़ लेते हैं भरतनाट्यम, ठीक है।
भरतनाट्यम, ठीक है, भरतनाट्यम, ठीक है। तो पहले तो ये जान लीजिए भरतनाट्यम के बारे में, वही मैंने बोला कि राज्य पूछेगा तो ये इसका राज्य आप याद रखेंगे तमिलनाडु। इस नृत्य का जो विकास हुआ है वो कहाँ पे, तमिलनाडु में, ठीक है, ये याद रखेंगे, भरतनाट्यम कहाँ, तमिलनाडु, ठीक है। अब इसके बारे में एक चीज़ और जानिए कि भरतनाट्यम जो नृत्य है ये कैसा नृत्य है, क्या इसको ग्रुप में किया जाता है या डुएट करते हैं लोग या फिर सोलो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि ये कैसा नृत्य है, ये एकल नृत्य है। ये कैसा नृत्य है, ये एकल नृत्य है। एकल नृत्य मीन्स कि लोग सिंगल मतलब सोलो यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। चलिए इसके इतिहास को थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि ये एकल नृत्य है और ये किन के द्वारा किया जाता था। तो ये किया जाता था देवदासियों द्वारा, देवदासियों द्वारा ये परफॉर्म मतलब ये डांस होता था, किया जाता था, ठीक है। देवदासियों द्वारा ये भरतनाट्यम किया जाता था। अब आपको ध्यान रखना है, पहले ये जान लें कि देवदासी मतलब क्या, ठीक है। तो नाम से आप समझिए, देवदासी मतलब देवता की दासी, ठीक है, जो उनकी सेवा करे, उनका ध्यान रखे, ठीक है। तो देवदासियाँ होती क्या थी कि पहले के टाइम में क्या होता था, बहुत सारी बच्चियों को, जो लड़कियां होती थी, अब बहुत सारे कारण हो सकते कि बहुत बच्ची हो गई, बहुत लड़की हो गई, या जो भी कारण हो, तो उन कारणों से उनको क्या किया जाता था, बच्चियों को मंदिर में दे दिया जाता था और उनको बोला जाता था कि तुम यहीं पर रहकर क्या करो, देवताओं की सेवा करो, इन्हीं के सेवा में तुम अपने जीवन को बिता दो। और वैसी लड़कियाँ जो होती थी वो शादी नहीं करती थी, ठीक है, मतलब वो देव की दासी बन के ही अपना जीवन यापन करती थी, वहीं पे वो अपना जीवन बिताती थी, ठीक है। तो ये देवदासियों द्वारा देवताओं के सामने, मतलब देवताओं की जो मूर्ति होती थी उनके सामने ये किया जाता था ये नृत्य, ठीक है। तो इसीलिए ये जो नृत्य है इसको बहुत ही एक आप कहते हैं जिसको क्या कहते हैं कि सम्मानजनक दृष्टि से इसको नहीं देखा जाता था। इस नृत्य को, देवदासी नृत्य को जो है वो सम्मानजनक दृष्टि से नहीं देखा जाता था, ड्यू टू क्योंकि ये परफॉर्म कौन कर रही है, देवदासियाँ परफॉर्म कर रही है, ठीक है। तो आखिर भरतनाट्यम कब एग्जिस्ट में, तो नहीं कह सकते कि एग्जिस्ट में कब आया, क्योंकि ये तो था ही यहाँ पे, लेकिन इसको सम्मान के रूप में कौन इसको लेकर आया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दो नाम याद रखने हैं जिन्होंने भरतनाट्यम नृत्य को सम्मान पूर्वक लोगों के सामने रखा, इसको एक सम्मान की दृष्टि से, मतलब इसके लिए एक सम्मानपूर्ण दृष्टि लोगों को बनाया, लोगों के मन में बनाया, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, तो भरतनाट्यम में वो दो नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि इस नृत्य को जो सम्मानजनक नाम दिया गया वो किनके द्वारा दिया गया, वो नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और ये याद रखेंगे कि सम्मानजनक क्यों, पहले इसको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते थे क्योंकि ये देवदासियों द्वारा किया जाता था। अच्छा हाँ, एक चीज़ और ऐड कर लीजिए, चूँकि ये नृत्य जो प्रस्तुत करती थी वो देवदासियाँ होती थी, इसीलिए भरतनाट्यम को दासियट्टम भी कहते हैं, ठीक है, दासियट्टम, ठीक है, क्योंकि दासियों द्वारा ये किया जाता था। तो हो सकता है आपको सवाल पूछ दे कि दासियट्टम किस नृत्य को कहा जाता है, ठीक है। चलिए ये ध्यान रखिए। अब मैंने बोला कि दो नाम आपको ध्यान रखने, तो दो नाम कौन कौन से, एक नाम है रुक्मणी देवी अरुंडले, ठीक है, और एक नाम है कृष्णा अय्यर, एक नाम है कृष्णा अय्यर, ठीक है, कृष्णा अय्यर। तो ये दो नाम आपको याद रखने, क्यों, क्योंकि इन्होंने ही इस नृत्य को समाज के नज़र में सम्मान दिलाया, ठीक है। अब ये दोनों के बारे में, चूँकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इनके बारे में जानना। तो पहले तो ये इन दोनों के बारे में ये जान लीजिए कि रुक्मणी देवी एक काफ़ी प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना थी, मतलब डांसर थी, और कृष्णा अय्यर भी भरतनाट्यम के बहुत ही प्रसिद्ध डांसर थे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इनके बारे में एक कुछ चीज़ और जान लीजिए कि रुक्मणी देवी जो थी ये राज्यसभा की फॉर्मर मेंबर भी रह चुकी है, ठीक है। तो और इससे भी इंटरेस्टिंग बात क्या है कि राज्यसभा की ये मेंबर है, रह चुकी है, कब, 1952 में। अच्छा, कैसी मेंबर, एक होता है इलेक्टेड और एक नॉमिनेटेड मेंबर, ठीक है। तो ये जो थी ये नॉमिनेटेड मेंबर थी, यानी कि मनोनीत, चयनित नहीं थी, मनोनीत थे, ठीक है।
नॉमिनेटेड मेंबर। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात ये है कि फर्स्ट फीमेल मेंबर टू बी नॉमिनेटेड इन राज्यसभा। ठीक है, तो पहली महिला सदस्य थी जो राज्यसभा में मनोनीत हुई थी। तो आपका एक तो पॉलिटी का भी यहाँ से क्वेश्चन निकल गया, आपको पूछा जाएगा। ठीक है, और याद रखिएगा नॉमिनेटेड हुई है तो राज्यसभा में आपको पता ही है कि नॉमिनेटेड 4 फील्ड से होते हैं, आर्ट, साइंस, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस। तो ये 4 फील्ड नॉमिनेशन का होता है, उसी में से नॉमिनेटेड हुई थी अरुणले जी। और ये याद रखेंगे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पर कि फर्स्ट फीमेल नॉमिनेटेड मेंबर थे। ठीक है, ये ठीक है अरुणले जी। और एक चीज़ और याद रखें, हाँ 1952 में ये, इसके अलावा 1956 में इनको पद्म भूषण भी दिया गया। ठीक है, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि काफ़ी नामी गिरामी हस्ती थी ये। ठीक है, उसके अलावा दूसरा नाम जो आप देख रहे हैं कृष्णा अय्यर। ठीक है, वो तो भरतनाट्यम डांसर थे ही। इसके अलावा क्या, तो इसके अलावा ये फ्रीडम फाइटर भी रह चुके थे और साथ ही साथ ये एक लॉयर भी थे। ठीक है, तो इनके बारे में ये चीज़ें आप जान लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको क्लियर है कि ये इन दोनों ने भरतनाट्यम को एक सम्मान दिलाया समाज में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस नृत्य के बारे में थोड़ा सा हम और जान लेंगे। ओ सॉरी, मैंने भरतनाट्यम भी रेस कर दिया। चलिए भरतनाट्यम। ठीक है, अब देखिए भरतनाट्यम नृत्य जो है, जो जिन्होंने भरतनाट्यम सीखा होगा या जिनको पता होगा, पढ़ाया, तो उनको पता होगा ये बेसिक चीज़ कि भरतनाट्यम में नृत्य प्लस अभिनय, नृत्य प्लस अभिनय, ये दोनों चीज़ें शामिल होती है। क्योंकि चूंकि ये डांस है तो नृत्य तो होगा ही, लेकिन साथ ही साथ अभिनय भी है। मीन्स एक्ट भी किया जाता है कई तरह से। यहाँ पर भाव भंगिमाएँ क्या होती है जो वो दिखाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें सॉरी ठीक है, इसके अलावा नृत्य प्लस अभिनय और साथ ही साथ इसमें शारीरिक भंगिमा पर भी बल दिया जाता है। ठीक है, जो शारीरिक पॉस्चर्स है उस पर भी यहाँ पर जोर दिया जाता है किसमें, भरतनाट्यम नृत्य में। ठीक है, देखिए ये एक एक करके जो मैं आपको अलग अलग बता रही हूँ उसको आप इकट्ठा लिख लें, क्योंकि मैंने बोला है कि जब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहाँ पर पूछता है कि ऐसे पॉस्चर आपको पूछे जाएंगे कि ऐसा होता है, शारीरिक भंगिमा पर बल दिया जाता है, तो ये किस डांस को ये दिखा रहा, दर्शा रहा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही साथ जो शारीरिक भंगिमाएं हैं, ठीक है, और जो शारीरिक भंगिमा है इसका मतलब क्या करे, वो शारीरिक प्रक्रिया द्वारा क्या कर रहे, वो अपने पॉस्चर को, वो अपने डांस को यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर जो शारीरिक प्रक्रिया है, जो शारीरिक प्रक्रिया जो इस डांस में दिखाया जाता है उसको 3 भाग में बांटा गया है। वो 3 नाम आप याद रखेंगे, उस 3 नाम को आप याद रखेंगे। तो वो कौन कौन सा है, सभंग, अभंग और त्रिभंग। सभंग, अभंग और त्रिभंग। ठीक है, ये 3 नाम आई थिंक आपको क्लियर दिख रहा होगा, सभंग, अभंग और त्रिभंग। ठीक है, किस शारीरिक प्रक्रिया है इस नृत्य का जिसको 3 अलग अलग पार्ट में बांटा जाता है। ठीक है, अब आपको इसको उस चूँकि आपको डांस करना नहीं है जो आपको इस सारे पोस्चर को समझना है या आपको पिक्चराइज करके पूछा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, ये 3 नाम सभंग, अभंग और त्रिभंग इस नृत्य की शारीरिक प्रक्रियाएँ हैं जिनको 3 भाग में बांटा गया। ठीक है, यहाँ पर इसके अलावा इसमें जो आप भरतनाट्यम डांस जो है इसका उदाहरण आप देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पर उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे जो क्या कहते हैं उसका नाम,
जो भगवान शंकर की जो मूर्ति को आप देखते हैं, जो अलग पोस्चर में रहता है, नटराज, ठीक है, मैं थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे आप, नटराज, ठीक है। तो उदाहरण के तौर पर नटराज, तो नटराज की मूर्ति किनकी रहती है, तो भगवान शिव की। आपने उस नटराज की मूर्ति को देखा है, वो एक पोस्चर में है, तो वो एक भरतनाट्यम का यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो नृत्य करने का जो शैली है, जो तरीका है, वो कैसा होता है, तो यहाँ पर पैर जो है उसके पैर को एक लयबद्ध तरीके से, लयबद्ध आप समझते होंगे, ताल, जैसे आप सुनते हैं सुर लय ताल, जो ताल होता है मतलब बीट जो होता है, जो लय होता है, तो लयबद्ध तरीके से उस पैरों से ज़मीन पर थाप दी जाती है, ठीक है, पैरों पर ज़मीन से थाप दी जाती है लयबद्ध तरीके से। और उसके अलावा भी मैंने बोला जो शारीरिक पोस्चर है, और उसके अलावा जो उनके गर्दन होते हैं, जो उनका हाथ होता है और जो कंधा होता है, गर्दन, हाथ और कंधा, जो इनके जो पोस्चर्स होते हैं उसको भी आप कह सकते हैं, जो इस डांस का जो नियम है, जिस तरीके से ये डांस किया जाता है, तो उस पोस्चर के द्वारा इन सारी चीज़ों को भी यहाँ पर कंधा, गला और हाथ से दिखाया जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि ये इस डांस का जो है वो क्या है, पोस्चर है। इसके अलावा जो डांस शुरू होता है, ये जो भरतनाट्यम डांस जो शुरुआती समय होता है, तो इसमें अलग अलग फेज़, अलग अलग क्रम होता है। तो पहले तो आप स्टार्टिंग और एंड जान लीजिए, फिर हम लोग अलग अलग क्रम पर भी बात करेंगे, ठीक है। जो इसकी स्टार्टिंग होती है वो अला रिपू, आप इस टर्म को याद कर लीजिए चाहे जैसे भी हो। क्यों? क्योंकि आपको हो सकता है टेक्निकल वर्ड पूछे। अला रिपू मतलब होता है एक तरह से स्तुति होता है, ठीक है। तो स्तुति होता है या फिर अला रिपू आप कह लीजिए। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे क्योंकि आपको ये टेक्निकल टर्म है, तो आपको ये ज़्यादा पूछने का संभावना यहाँ पे ये बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग जो होता है, जो स्टार्ट किया जाता है इस डांस को, वो किससे किया जाता है, अला रिपू से, ठीक है। तो आपको पूछेगा क्योंकि यहाँ पे एक और नाम आता है, मैं आपको बता देती हूँ। और जब इसको एंड करते हैं, जब इसको हम एंड करते हैं तो ये एंड होता है तिल्लाना से, ठीक है। ये एंड होता है तिल्लाना से, ये इसका एंडिंग पार्ट है और ये इसका स्टार्टिंग। तो आप ऐसे भी याद रखेंगे, जब हम कुछ स्टार्ट करते हैं तो हम जब कुछ ऐसा, अगर गाने की बात करें, कहीं कुछ ऐसा स्टार्ट होता है, स्तुति करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टार्टिंग पार्ट है अला रिपू, और जो एंडिंग पार्ट है, जो अंत होता है इस डांस का, भरतनाट्यम का, वो किससे होता है, तो तिल्लाना से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, इसको ध्यान रखें। अब मैंने बोला कि क्रम होता है, मैंने तो स्टार्ट और एंड बता दिया, लेकिन इस बीच में और भी क्रम होते हैं, वो उन शब्दावलियों का आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि हो सकता है सीधा आपको वो शब्द उठाकर वो पूछ दे कि किस डांस से बिलोंग करता है, किस डांस में ये यूज़ किया जाता है, या फिर आपको उस शब्द से जुड़े मीनिंग को पूछ दे, तो वो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ठीक है। तो उसको भी हम लोग समझ लेते हैं एक एक करके। मैं पूरा मिटा दे रही हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा आपका आएगा, लिखना होगा, तो मैं आपको पूरा क्लियर बताती हूँ इसके जो क्रम है, ठीक है। इस नृत्य के क्रम, ठीक है, क्रम लिख लेते हैं, इस नृत्य के क्रम, ठीक है। ठीक है, तो पहला क्या होगा, आपको सब याद हो गया होगा। तो पहला क्या है, अला रिपू, ठीक है। हम लोग अला रिपू ही लिखेंगे क्योंकि आपको एग्जाम यही पूछेगा, अला रिपू, ठीक है। तो अला रिपू क्या है, तो आप कह सकते हैं ये पहला चरण होता है, पहला चरण होता है इस नृत्य का, ठीक है। हम लोग भरतनाट्यम के बारे में पढ़ रहे हैं, यहाँ लिख देती हूँ, ये पहला टर्म होता है, ठीक है, सॉरी पहला चरण होता है भरतनाट्यम। और मैंने क्या बोला कि अला रिपू मतलब क्या होता है, स्तुति होता है। तो स्तुति किसके लिए करेंगे, तो यहाँ पे याद रखेंगे ये स्टार्टिंग फेज में ये स्तुति करते हैं देवताओं की, ठीक है, और साथ ही साथ दर्शकों की भी, जो दर्शक वहाँ बैठे हैं तो उनकी स्तुति करते हैं। पहले मतलब देवता की स्तुति करते हैं और दर्शक की स्तुति करते हैं। तो इट इज़ द स्टार्टिंग पीरियड, ठीक है, आप स्टार्टिंग फेज आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं लिख देती हूँ ऐसे याद रखने के लिए। इसमें देवता एवं दर्शक की स्तुति,
ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो अला रिपु में ये ध्यान रखेंगे, ये तो याद रखना है कि पहला फेज होता है और देवता और दर्शक की इसमें स्तुति की जाती है। क्लियर है, स्तुति आप ऐसे भी याद रखेंगे, शुरू में हम लोग स्तुति करते हैं। दूसरा देखिए, जाति स्वरम। जाति स्वरम, ठीक है, जाति स्वरम क्या है? तो इस जाति स्वरम में क्या होता है, जो नृत्य कर रहे होते हैं, जो डांसर होते हैं, वो अपने कला ज्ञान का, देखिए कला भी क्या है, वो भी ज्ञान है, एक नॉलेज है, तो उनके पास उस कला को लेके जो नॉलेज है उनको वो दर्शक के सामने रखते हैं, उसको दिखाते हैं, उससे लोगों को परिचित करवाते हैं, ठीक है, उसका परिचय करवाते हैं। और कैसे? अपनी मुद्राओं के थ्रू, ठीक है, जो उनका कला ज्ञान है उनको मुद्राओं के थ्रू वो परिचित करवाते हैं। तो ये याद रखेंगे, जाति स्वरम, ठीक है। तो इसका मैं की पॉइंट लिख देती हूँ, आप इसको अपने शब्द में लिख लेंगे, ठीक है। कला ज्ञान, ठीक है, जो उनके पास कला ज्ञान है उसका परिचय देते हैं, ठीक है, और कला ज्ञान और जो मुद्रा परिचय है, मुद्रा परिचय, ठीक है, ये आप ध्यान रखें, मुद्रा परिचय, ठीक है, जाति स्वरम। उसके बाद तीसरा जो है वो है शब्दम। तीसरा जो है वो है शब्दम, ठीक है। अब शब्दम में क्या है उसको समझिएगा। जैसे मैंने बोला कि भरतनाट्यम डांस है और डांस के साथ साथ ये भाव भंगिमाओं पर भी ये बेस्ड होता है। तो शब्दम में क्या करते हैं, जो उस डांस का, जो भरतनाट्यम डांस का जो नाट्य भाव है, ठीक है, नाट्य भाव मतलब जो नाटक वाला भाव है, जो ड्रामा वाला भाव है, उसका ये वर्णन करते हैं किसमें? शब्दम के थ्रू, ठीक है। ये अलग अलग क्रम चल रहा है, स्तुति की, उसके बाद अपना परिचय दिया, अपने ज्ञान का, अपने कला ज्ञान का, अपने मुद्रा का परिचय दिया, और उसके बाद क्या करेंगे कि वो जो नाट्य भाव है उनके डांस में उसको वो दिखाते हैं अलग अलग चित्रण, मतलब अपने चेहरे का ये वो बहुचित्रण करके, मतलब अलग अलग, आप कह सकते हैं कि बहुविचित्र, अगर आपने देखा होगा तो वो जो उनका जो भाव होता है, नाटक का जो भाव दिखाते हैं वो बहुविचित्र अलग अलग तरीके से उनका वो एक्सप्रेशन होता है, उसके थ्रू वो अपने नाट्य भाव को प्रदर्शित करते हैं। तो आप कहेंगे कि शब्दम में क्या होता है कि भरतनाट्यम के नाट्य भाव का प्रदर्शन होता है, ठीक है। तो मैं इसको यहां लिख देती हूं, नाट्य भावों का वर्णन या प्रदर्शन, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। और वो कैसे करते हैं, तो बहुविचित्र अलग अलग तरीके से वो एक्सप्रेस करके, ठीक है, तो वो आप ध्यान रखेंगे। उसके अलावा ठीक है, वर्णम, ठीक है, वर्णम। तो वर्णम आपके लिए इजी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि याद रखें वर्णम में क्या करते हैं, ये अलग अलग वर्णों की प्रस्तुति करते हैं, ठीक है, अलग अलग वर्णों की प्रस्तुति, अलग अलग वर्णों की प्रस्तुति, और साथ ही साथ इसमें क्या होता है, राग की प्रस्तुति भी होती है, ठीक है, राग की प्रस्तुति, राग की प्रस्तुति, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, चूंकि क्लासिकल डांस है तो ऑब्वियसली वो भी क्या होगा, राग बेस्ड होगा, जैसे क्लासिकल डांस सॉन्ग में राग बेस्ड होता है, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, तो आपको वन लाइन याद रखना है कि किसमें क्या क्या चीज़ें, जो मेन की पॉइंट होता है वो, ठीक है। उसके अलावा वर्णम हो गया, उसके बाद होता है पदम, ठीक है, इसको मैं लिख देती हूँ फिर आपको मैं समझाती हूँ। ठीक है, पदम। पदम में क्या होता है, तो आप ऐसे ध्यान रखिएगा, पद्म अगर हम ऐसे बोलते हैं ना, जैसे गद्य पद्य ऐसे पढ़ते, तो पदम, पद की बात करें तो इसमें क्या है, पंक्ति युक्त वंदना, जो उनकी पंक्तियां होती है तो पंक्ति युक्त क्या करते हैं, वो वंदना करते हैं, ठीक है। तो पंक्ति वंदना जो कर रहे हैं तो इसको क्रमशः याद रखेंगे, लेकिन ये सीरीज मतलब क्रमशः चलता है अलग अलग भाषाओं में, ठीक है। तो क्रमशः इसलिए मैंने लिख दिया क्योंकि ऐसे ही चलता है, शुरू इस भाषा में फिर ऐसे, ठीक है, क्रमशः
तो क्रमशः तमिल, तेलुगु और संस्कृत। ठीक है, क्रमशः। तो याद रखें क्रमशः, पहले तमिल, फिर तेलुगु और फिर संस्कृत में पंक्ति युक्त वंदना यहाँ पर करते हैं पदम में। ठीक है, चलिए उसके बाद लास्ट जो है वो है तिल्लाना। इसको समझिएगा। ठीक है, चलिए आप इसको पॉइंट वाइज लिखेंगे। ऐसा देखिएगा, तिल्लाना जो है, तो पहले तो ये याद रखेंगे कि मैंने शुरू में बताया था कि शुरू अल्लारिपु और अंत किससे होता है, तिल्लाना से। और अंत में क्या होता है कि बहु विचित्र नृत्य भंगिमाएँ यहाँ पर दिखाते हैं। ठीक है, और मैंने इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि नाट्य भाव को दिखाया जाता है। नाट्य भाव अलग और नृत्य भाव, मैंने बोला भरतनाट्यम में नृत्य भी है और साथ ही साथ नाट्य भाव भी है। ठीक है, तो यहाँ पर तिल्लाना में बहु विचित्र अलग अलग तरीके से वो विचित्र भाव भंगिमाएँ दिखाते हैं, नृत्य भंगिमाएँ दिखाते हैं, और उसके साथ ही साथ जो नारी सौंदर्य है उसको भी वहाँ पर क्या किया जाता है, दिखाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर है। तो ये इसके अलग अलग क्रम है जिस क्रम में इस डांस की भरतनाट्यम नृत्य की प्रस्तुति की जाती है। यहाँ तक क्लियर। चलिए, इसके अलावा बस एक चीज़ और ध्यान रखेंगे क्योंकि बहुत बार ये पूछा गया है। ठीक है, कि इस नृत्य के प्रमुख कलाकार कौन कौन से, कभी कभी कलाकार का नाम पूछ देगा और पूछेगा। ठीक है, तो कलाकार ऐसे कई सारे, तो प्रमुख कलाकार ध्यान रखेंगे हम लोग। प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं। okay. देखिए, पद्मा सुब्रमण्यम, यामिनी, कृष्णा मूर्ति, सोनल, आई थिंक मैंने गलत मार्कर उठा लिया, ब्लैक। ठीक है, चलिए मार्कर चेंज कर देती हूँ मैं। सोनल, मानसिंह, मृणाली, साराभाई, और मल्लिका साराभाई। ठीक है, ये कुछ प्रमुख नाम हैं, 2-4 नाम दिमाग में रखेंगे। ठीक है, पता नहीं आपको दिख रहा होगा, थोड़ा मार्कर ये हो गया, फेड हो गया। पद्म सुब्रमण्यम, यामिनी कृष्णामूर्ति, सोनल मानसिंह, मृणाली साराभाई, मल्लिका साराभाई। तो ये प्रमुख कलाकार है। तो ये आपका आज का भरतनाट्यम का रहा। बाकी क्या जो आर्ट डांसेस है, क्लासिकल डांसेस, उसको फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।